63 जहलुम और PP 223 बोरेवाला में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नू लीग और PTI में कांटेदार मुकाबला, कारकुनान पुरजोश, नारेबाजी, मुश्तबा अफराद भी जेरे हिरासत। अमेरिका ने भारत और अफगानिस्तान से सह मुल्की मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। जॉन कैरी कहते हैं भारत की हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ दीगर ममालिक की कोशिशों में शामिल हो। वजीर आजम की एक और मुश्किल टल गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ का रेफरेंस एतराज लगाकर वापस भेज दिया। नौमुंतखब मेयर कराची वसीम अख्तर हलफ लेने के बाद भी मुश्किलात का शिकार। 38 मुकदमात में नामजद, 2 मुकदमात पर सिंध हुकूमत ने GIT बना दी। तफ्तीश SSP सतह का अफसर करेगा। तीसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त। कप्तान अजहर अली टस से मस न हुए, कहते हैं इतना भी बुरा नहीं खेले। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कमल। टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं। सबसे पहले बात होगी अमेरिका हिंदुस्तान ताल्लुकात की, जिसकी हौसला अफजाई की जा रही है, जबकि पाकिस्तान पर एक बार फिर तनकीद हुई है और मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि डू मोर किया जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम बढ़ाए जाएं। तो अमेरिका और भारत सेटिस्फाई नहीं है जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ? देखिए, अमेरिका और भारत जो है वो बहुत एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं और उनके ताल्लुकात में मुसलसल एक बेहतरी और एक इजाफा आ रहा है। और अभी जो एक तो सुषमा स्वराज और जॉन कैरी जो वज़राए ख़ारजा हैं अमेरिका के और भारत के, उनके दरमियान कल मुलाकात भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इसके साथ ही पैरेलल जो है मोनिका पार्कर जो है मुनव्वर पार्कर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान जो है कल एक मुआहिदा भी हुआ, जिसके तहत अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे ममालिक के जो फ़ौजी अड्डे हैं और जो फ़ौजी सहूलतें हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगे। ताहम फ़ौजी अपने फ़ौजी तैनात नहीं कर सकेंगे, लेकिन फ़ौजी अड्डे और फ़ौजी सहूलतें इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, इन दोनों के दरमियान अंजुम रशीद साहब जो मुआहिदा हुआ है फ़ौजी ताउन बढ़ाने का, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे? पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा या पाकिस्तान को नुकसान होगा? देखिए, पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में चला गया है। पाकिस्तान, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान का एक डिक्लेयर्ड दुश्मन है और हम उसे दुश्मन कहते हैं और हम बार बार कहते हैं वो हमारा दुश्मन है और हमारे उसके साथ बहुत ज़्यादा तनाज़ात हैं, हमारी बहुत सी जंगें हो चुकी हैं और अब भी मुसलसल बॉर्डर पर जो है वो फायरिंग होती है और हमारे तनाज़ात रहते हैं। कश्मीर पे अभी भी डिस्प्यूट है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी भी उसको शिकायत हैं। तो उसके जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं या अमेरिका के साथ उसका कोई वायदा होता है तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उससे मुतासर होता है। और अब उन्होंने जो मुतालबा किया है वो बड़े ख़तरनाक मुतालबात हैं। एक तो उन्होंने मुतालबात किया है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ और हक्कानी नेटवर्क के साथ अपना ताल्लुकात जो है वो ख़त्म करे और उन पर अटैक करे। इस बात को उन्होंने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ इक़दाम किए हैं। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो है पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान लीडरशिप को जो है वो पनाह दे रखी है और कुछ और उनको जो है मेडिकल सहूलतें भी दे रहा है। अब लेकिन अफ़गानिस्तान कह रहा है कि भी और पाकिस्तान ने कहा कि हमारा मकसद यह है कि हम अफ़गान तालिबान को जो है वो मुज़ाकरात पे लाएं। अफ़गानिस्तान कह रहा है हमें मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें मारें, क्योंकि अभी उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान में आके सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। तो और फिर पाकिस्तान जो है वो क्यों मुज़ाकरात के लिए दावत दे रहा है? इस तरह हम पूरी दुनिया में भी जो हमारा इमेज है वो भी फिर बुरा साबित हो रहा है। जैसे अमेरिका कह रहा है, भारत कह रहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह से इक़दाम नहीं कर रहे। इसी वजह से एक तो पाकिस्तान के साथ वो मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उन पर अटैक करे। अभी पिछले दिनों जो है वो काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जो है वो एक सुसाइड अटैक हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो हमला हुआ वो पाकिस्तान से हुआ। अच्छा ठीक है अंजुम रशीद साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे। मैं ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक हो गया है, जिसके बाद वापस आते हैं तो यहीं से आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू का सिलसिला। वेलकम बैक। जाने से पहले बात हो रही थी भारत और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की। अंजुम साहब, हम बात कर रहे थे तो ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि जो हमारे जो ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं चीन के साथ, CPEC भी हो रहा है, तो भारत उसको डाइवर्ट करने के लिए अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है? ये दुरुस्त है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत सूदमंद हैं, लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी जो सारी इम्पोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है वो और हमारे जो बाकी
पाकिस्तान का सर्वाइवल है, उसके लिए अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं, यूरोप है, जापान है, इनके साथ हमारे ताल्लुकात जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि भारत और जो काबुल की हुकूमत है ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, इसलिए हमें जो है तालिबान के ऊपर जो है वो भरोसा करना पड़ता है। लेकिन हम तालिबान के ऊपर भरोसा करने की वजह से हम अमेरिका से और अमेरिका के इत्तेहादियों से दूर हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जो है हम तनहा हो रहे हैं। हम जो तो है हम तालिबान के ऊपर आप कह रहे हैं कि भरोसा कर रहे हैं, तो तालिबान तो हमें उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी जानिब हम दुनिया से भी अलग होते जा रहे हैं। तो फिर हम क्या मतलब पाकिस्तान जो इस वक्त स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है वो गलत है या हम सही रास्ते पर नहीं है? देखिए, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो ऐसे सोचते हैं कि अगर कल जो है तालिबान की और इनके दरमियान कोई सुलह होती है तो तालिबान को अगर काबुल की गवर्नमेंट में कोई स्पेस मिली तो पाकिस्तान को शायद उसका फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि तालिबान को अगर कल कोई स्पेस मिली भी तो पाकिस्तान को उसका ऐसा बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। एक तो तालिबान को कोई स्पेस मिलने वाली नहीं है, तालिबान जो है वो काबुल की हुकूमत पर कब्ज़ा करने की पोजीशन में नहीं है, और मज़ाकरात में शायद उन्हें कोई स्पेस मिले ना। और अगर मिले भी तो तालिबान से हमने पहले मुतालबा किया था, जब तालिबान की गवर्नमेंट थी और हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो हमने तालिबान से कहा था कि जो ड्यूरेंट लाइन है इसको परमानेंट बॉर्डर मान लो। लेकिन तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन को परमानेंट बॉर्डर मानने से इनकार कर दिया था, और तालिबान ने कहा था कि वो ड्यूरेंट लाइन को सरहद नहीं मानते। वो कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ भी अफगानिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान में भी जो अफगानिस्तान का हिस्सा ढूंढते हैं। वो हमें तालिबान के ऊपर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट करती है। मैं समझता हूँ कि ये एक गलत पॉलिसी है। अभी जो है वो जॉन कैरी ने और सुषमा स्वराज ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने मुतालबा किया है कि लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्होंने मुतालबा किया है कि जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्होंने मुतालबा किया है कि डी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डी कंपनी से मुराद उनकी जो है वो दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी है। अच्छा, यूरोप के अखबारात लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा जो है वो फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम से और दावत इरशाद के नाम से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो कार्रवाई जलसे कर रही हैं, वो जुलूस निकाल रही हैं। ये इंटरनेशनल अखबारात में और आर्टिकल छप रहे हैं कि जैश मोहम्मद भी जो है वो एक्टिव है, और पूरी दुनिया को पता है। तो हमें और यही मुतालबा जो है ये जॉन कैरी भी कर रहे हैं, और ये मुतालबा। अच्छा, अगले टॉपिक की जाने भी बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बात का भी जवाब दे दें कि भारत तो हर्ज़सराई करता ही है, भारत तो प्रोपेगेट करता ही है, भारत दूर करने की भी कोशिश करता है अमेरिका को पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि अपने दोबारा ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर करे, उसके बाद अगली उन्वान की जाने पड़ते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में तनहा ना हो। अमेरिका जो है, अमेरिका का मतलब पूरी अमेरिका जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका का मतलब अमेरिका नहीं है, अमेरिका का मतलब बरतानिया भी है, अमेरिका का मतलब फ्रांस भी है, अमेरिका का मतलब जर्मनी भी है, अमेरिका का मतलब जापान भी है, अमेरिका का मतलब उसके तमाम इत्तेहादी हैं। हमारी जो सारी एक्सपोर्ट है, हमारी जो हम टेक्सटाइल पैदा करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट का 60% जो है वो यूरोप को जाता है। हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की बड़ी बुनियादी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका से मंगवाते हैं। हम अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म करके जो है हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते। हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात तोड़ने नहीं है, हमें तन्हाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें तालिबान के बारे में असर नौ गौर करना चाहिए और पाकिस्तान के मफाद को जो है वो बुनियादी फोकस देनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम अंजुम साहब और बात करते हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया, जरा उसकी जानिब बढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि बरतानिया को जो ये रेफरेंस भिजवाया गया है, पहली बात तो ये कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दुरुस्त इक़दाम है ये, और फिर बरतानवी हुकूमत इस पर क्या करेगी, दोनों जानिब क्या सूरत हाल होगी? एक बात तो यह है कि अभी तक खुद पाकिस्तान में अल्ताफ के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं पेश किया गया, तो ये एक मजाक है कि पाकिस्तान खुद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ना कोई कार्रवाई कर रहा है, ना कोई रेफरेंस पेश कर रहा है, ना उस पर पाबंदी लगा रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रही है, ना कोई स्टेटमेंट दे रही है, ना कोई स्टेप ले रही है, और बरतानिया से मुतालबा कर रही है कि वो अल्ताफ के खिलाफ कार्रवाई करे। बरतानिया जो है वो किस इसकी वजह क्या है कि हुकूमत यहाँ पे खामोश है, वहाँ शोर मचा रहे हैं? मतलब ये एक मजाक लग रहा है, एक बेवकूफ़ी लग रही है, और एक इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भी सोच रही होगी कि ये क्या लोग हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, अल्ताफ ने कहा क्या है? अल्ताफ ने जो कहा है, अल्ताफ ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का एपिक सेंटर है। हमारे लिए ये बहुत काबिल एतराज़ चीज़ है, और हम समझते हैं, और उसने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। ये तो अल्टीमेट हो गया ना, इसके आगे तो कोई चीज़ ही नहीं। इसके आगे तो अल्ताफ गद्दारी से इसी का नाम है ना, इसी को गद्दारी कहते हैं, इसी को पाकिस्तान दुश्मनी कहते हैं। लेकिन बरतानिया के लिए जो है इसमें क्या रखा है? बरतानिया की जो है
पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने पे क्या एक्शन ले। हम अगर पाकिस्तान में जो है बरतानिया मुर्दाबाद नारा लगाते हैं तो हम पाकिस्तान क्या एक्शन ले सकता है। अब ये जो अल्ताफ़ ने जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की है और पाकिस्तान के खिलाफ जो जुबान और जो जहर उगला है, ये तो बरतानिया के अखबारात में आर्टिकल छपते रहते हैं। तो बरतानिया जो है वो अल्ताफ़ के खिलाफ किस बुनियाद पर एक्शन ले। हमें ये सोचना चाहिए ना कि बरतानिया एक गवर्नमेंट है, एक कानूनी गवर्नमेंट है, एक आइनी गवर्नमेंट है, उसे अल्ताफ़ के खिलाफ एक्शन लेना है तो कोई बुनियाद होनी चाहिए ना, कोई तरीका होना चाहिए। जो अल्ताफ़ का स्टेटमेंट है, अगर आप अल्ताफ़ हुसैन के स्टेटमेंट जिस पे हमें हमारे लिए बहुत काबिल एतराज़ है, हमारे लिए वो गद्दारी है, हमारे लिए वो पाकिस्तान दुश्मनी है, हमारे लिए वो बदतरीन हरकत है कि अगर कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए तो हमारे नज़दीक वो काबिल गर्दन ज़दरी है, हमारे नज़दीक वो पाकिस्तान का गद्दार है, हमारे लिए उससे पाकिस्तान का उसकी इससे बड़ी कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। लेकिन बरतानिया से में उसके खिलाफ रेफरेंस देना जो है वो किस बुनियाद पर रेफरेंस दिया गया है। फिर जो बाकी उसका जो स्टेटमेंट है, अच्छा हाँ, एक बात यह है कि ये क्या कि उसने जो है यहाँ पर उकसाया लोगों को तशद्दुद पे और कत्ल पे। सही। अब अगर अल्ताफ़ हुसैन की आप तकरीर सुने तो उसमें क्या अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो लोगों से कहा कि वो उठो और कत्ल करो और जो है वो मीडिया हाउसेस को आग लगा दो और वहाँ पर चीज़ों को तोड़ दो और वहाँ तबाह कर दो। क्या अगर ऐसा कोई एविडेंस, हार्ड एविडेंस है तो जो तो आप पेश करें और यहाँ पर कार्रवाई करें, पेश करें तो वहां पर भी कार्रवाई कराएं और यहाँ पर भी कार्रवाई करें। पहले आप अपने होम ग्राउंड में तो खेले ना। आप असल बात यह है कि आप मुझे कह रहे हैं कार्रवाई करो और खुद कर नहीं रहे, मुदई सुस्त गवाह चुस्त। ये तो मजाक किया ना उन्होंने, ऐसा ही है। अच्छा, वसीम अख्तर की जानिब अगर बात करें, क्योंकि हम तवातुर से बात करेंगे, मुत्तहदा के कायद अल्ताफ़ हुसैन जो कि अब नहीं रहे, अब तो गमान जो है फारूक सत्तार ने संभाल ली, नए मेयर जो है वो वसीम अख्तर मुंतखब हो गए, लेकिन आज सारा दिन उन्होंने जेल में गुजारा है, जबकि डेप्यूटी मेयर जो है वो बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो वसीम अख्तर, क्या लगता है आपको कि उनकी बेल होगी जिस तरह से फारूक सत्तार ने भी मुतालबा किया? अंजुम साहब, देखिए वसीम अख्तर के खिलाफ फारूक सत्तार तो बड़ा जोर लगा रहे हैं कि वो बाहर आए। देखिए वसीम अख्तर जो है वो उनके खिलाफ वो अब इन्होंने मुकदमात निकाले हैं उन 2007 के, सही, और 38 मुकदमात है और 38 मुकदमात निकाल रही हैं। और इससे पहले वसीम अख्तर जो है वो आज़ाद फिर रहे थे और वो सारी सरगर्मियां कर रहे थे। उन्होंने जो है 2013 का इलेक्शन लड़ा, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी शामिल थे, वो तमाम तर सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल थे। और जब से उन्होंने मेयर का इलेक्शन लड़ा आपने और या मेयर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, आपने उसे जो है वो जेल में डाल दिया और आपने उसे अब गिरफ्तार कर दिया। अब वो शहर के जो है वो इलेक्टेड मेयर है। अब मुझे आप एक बार बताएं कि जो 2007 में 12 मई का वाक़या है जिसमें जो है मुख्तलिफ दफातर को आग लगाई गई और जिसमें जो है बहुत से वकला को जिंदा जलाया गया और मारा गया, वो जो उसका जो असल मुलजिम है, जो असल जो मुजरिम है, जो जिसके कहने पे सारा काम हुआ, जिसने ये सब कुछ करवाया, वो तो जनरल मुशर्रफ थे। और जनरल मुशर्रफ को जो है, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो है आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा भी पाकिस्तान में चल रहा था। तो उस शख्स को जिसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, जो असल 12 मई के वाक़े का जिसका आप वसीम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो उसका असल मुहर्रिक था, असल जिम्मेदार था, उसको तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बग़ैर सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के, बग़ैर किसी की सुप्रीम कोर्ट से पूछे या किसी अदालत से पूछे, उसको तो आपने बाहर भेज दिया, उस पर तो आपने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। फिर वो पाकिस्तान में जब मौजूद भी था तो उस पर आपने कोई मुकदमा नहीं चलाया। और आज जब वसीम अख्तर जो है वो उसने मेयर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जब आपको नजर आया कि वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है तो आपने उसके खिलाफ, फिर आपको याद आ गया 2007 से आप खामोश बैठे थे। बिल्कुल इस पर बात करें, हमारे साथ और भी टॉपिक्स होंगे, टॉप स्टोरीज होंगी, आप जिसके बाद वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। बात हो रही थी नौ मुंतखब मेयर कराची के वसीम अख्तर की, और जैसे हम बात करते हैं वो तो जेल में है। पहली बात तो ये उनकी बेल हो सकती है, नहीं हो सकती, और फिर चैलेंजेस क्या हैं? देखिए बात यह है कि 9 साल पुराना मुकदमा उसके खिलाफ आपने खड़ा कर दिया। वो 9 साल से वो गवर्नमेंट में भी शामिल था, वो इलेक्शन भी लड़ रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। अब जब से वो मेयर का इलेक्शन उसने लड़ने का ऐलान किया और अब मेयर मुंतखब हो गया, कराची के अवाम ने उसे मैंडेट दे दिया है तो आपने उसको जेल में डाल दिया। आप क्या इस कराची के अवाम की तौहीन चाहते हैं? आप कराची के अवाम से लड़ना चाहते हैं? आप क्या ये कहना, क्या आप ये चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन कहे क्या कराची वालों देखो तुमने जिसको मेयर मुंतखब किया उसका इन्होंने क्या असर किया, तो लोग कहें हाँ अल्ताफ तुम सच्चे हो तो और मेयर झूठा है?
तुम ये चाहते हो कि मेयर ने कहा नहीं अल्ताफ झूठा है, जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया वो झूठा है। मेयर ने कहा कि मैं फारूक सत्तार के साथ हूं, तो अब तुम जो है वसीम अख्तर को झूठा कहना चाहते हो। लेकिन मेयर ने तो अभी कहा ना मैं फारूक सत्तार के साथ हूं, पहले तो मैंडेट अल्ताफ हुसैन का लेकर ही वो मेयर मुंतखब हुआ। ये सारी कहानी तो 22 अगस्त के बाद आई। नहीं, लेकिन अल्ताफ हुसैन का मेयर का मैंडेट नहीं था, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का मैंडेट नहीं था। कराची के अवाम ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का मैंडेट नहीं दिया था, कराची के अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद का मैंडेट दिया था। अब जब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया तो वसीम अख्तर ने कहा नहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने फारूक सत्तार के साथ आगे खड़ा हो गया। अब जब फारूक सत्तार के साथ आगे खड़ा हो गया है तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को वसीम अख्तर के साथ खड़ा होना चाहिए। उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम जेल में जाओ। अब उसे और कराची के अवाम को ये नहीं बताना चाहिए कि अल्ताफ कराची के अवाम से कहे कि देखो मैं सच्चा हूं और ये झूठे हैं। उसका एहतराम करना चाहिए, उसे मैंडेट मिला है और उसे अब अख्तियारात भी देने चाहिए। अब देखें ना कि वो कराची का मेयर मुंतखब हो गया है, एक तो ये कि आपने उसको जेल में डाल दिया और दूसरा ये कि उसके पास अख्तियारात भी नहीं है। लेकिन अब ये भी तो देखें ना, जिस मैंडेट की आप बात करें वो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है। बरतानिया में भी जो रेफरेंस भिजवाया गया वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भिजवाया गया। यहाँ जो बात हो रही है फारूक सत्तार ये कहते हैं कि उनको बरी करें। दूसरी जानिब बात यह है कि रवाबित भी नहीं वहां से बराह रास्त खत्म हो रहे हैं ना। दूसरी दफा कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन का मैंडेट नहीं था, वो MQM का मैंडेट था। और MQM का मैंडेट MQM के होल्स और अल्ताफ अल्ताफ हुसैन को खुदा नहीं थे, अल्ताफ हुसैन MQM के लीडर जरूर थे। और MQM एक फिलॉसफी है जिसमें महाजरों की शनाख्त का नाम है। वोट जो पड़ता है वो अल्ताफ हुसैन के नाम पे पड़ता है, अल्ताफ हुसैन के नाम पे उन्हीं का मैंडेट। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा के वोट नहीं लिया था। अगर अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता तो अल्ताफ हुसैन को जो है वोट ना पड़ता। और कराची के अवाम जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ नहीं है। अल्ताफ हुसैन जो है वो महाजिर की बात कर रहा था, महाजरों की शनाख्त की बात कर रहा था, महाजरों की महरूमी की बात कर रहा था, महाजरों के वो कोटा सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा था, वो महाजरों के सूबे की बात कर रहा था, वो दूसरी बातें कर रहा था। वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहा था। अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करता तो उसको कोई वोट न पड़ता। अब उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात किया, अब उसने पाकिस्तान के खिलाफ। अब शॉर्टली ये बता दें कि क्या वसीम अख्तर को बेल कर देना चाहिए, उन्हें बरी कर देना चाहिए, उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए? अब उसे कराची के अवाम ने मैंडेट दे दिया है तो अब कराची के अवाम का एहतराम होना चाहिए, कराची के अवाम के साथ स्टैब्लिशमेंट को खड़ा होना चाहिए, कराची के अवाम के साथ हुकूमत को खड़ा होना चाहिए, कराची के अवाम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और कराची के अवाम के मसाइल भी हल होने चाहिए। और वसीम अख्तर को रिहा भी होना चाहिए और वसीम अख्तर को अख्तियारात भी देने चाहिए और वसीम अख्तर के गले में जो है कराची की जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। और हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो जान बचाए कि कराची के अंदर जो शदीद मसाइल हैं वो वसीम अख्तर जाने और वसीम अख्तर का काम जाने, ताकि कराची के अवाम ने अगर कल गिरबान पकड़ना है तो वसीम अख्तर का पकड़े। हुकूमत तो बड़ा साइड में होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल बड़े चैलेंजेस हैं, इख्तियारात का भी मामला है, बिल्कुल हम इस पर बात करें। लेकिन दूसरी जानिब हम जरा पाकिस्तान और जो इंग्लैंड के दरमियान कल सीरीज हुई उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब मौजूद हैं। फवाद साहब, कल जिस तरह का मैच हुआ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, सतह के मैं बात शुरू कहां से करूं? आया बॉलिंग का जिक्र करूं, बैटिंग को रो या कप्तानी के ऊपर जो है आंसू बहाऊं? कल की सीरीज तो हम हार ही गए। कल के मैच पर आप पहले तो कमेंट क्या करेंगे और अजहर अली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी कैप्टेंसी को आप कहां देख रहे हैं, कहां स्टैंड करते हैं अजहर अली? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। आप 90 नंबर की टीम है। हम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है, जहाँ तक वनडे क्रिकेट का ताल्लुक़ है, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, इनके साथ खड़ी हुई हैं। और इन टीमों के साथ यही होता है जो कल पाकिस्तान के साथ हुआ। और ये इसकी शुरुआत आज से नहीं है, पिछले 2-3 साल से वनडे क्रिकेट काफ़ी तब्दील हो गई है। अब 350 प्लस तो एक आम स्कोर होता है और 350 प्लस भी अब तकरीबन हर दूसरे तीसरे मैच में हो रहा है, इवन कंडीशंस कुछ भी हों। लेकिन हमने अपने आप को तब्दील नहीं किया, अपने मिजाज को तब्दील नहीं किया। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एक आध कोई मैच सीजन में होता है जिसमें 350 रन होते हैं। तो आपके जब डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तब्दीली को नहीं लाया गया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके इस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे? आप अगर अजहर अली की बात, अब मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम दुनिया की जो सबसे फुसड्डी टीमें हैं उनमें शामिल हैं। चलिए, आपकी बात ठीक, ये कहते हुए वैसे हॉल आता है, कलेजा मुंह को आता है कहते हुए कि हम दुनिया की सबसे फुसड्डी टीमों में से हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप कि ये हमारा ओरिजिनल नेशनल कैलिबर ही ये फुसड्डी वाला है या इसके जिम्मेदार हमारी सिलेक्शन कमेटी है या कोई है जिम्मेदार, या हम नेशनली हमारी कैपेबिलिटी इतनी है, कौमी कैपेबिलिटी इतनी है, क्या है? क्या
देखिए अंजुम साहब, होता ये है खेलों में कि जो तब्दीलियां होती हैं उसके बाद आपने उनको अडेप्ट करना होता है और उसी हिसाब से अपने सिस्टम में भी चेंजेस लानी होती है। तो इंटरनेशनली अब T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है, बट बदकिस्मती से जो लोग हमारे इस क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं वो उस चीज को समझ नहीं पाए। तो आप तभी देखें, आप बांग्लादेश से आपको मार पड़ी, आप नहीं सीखे, 2015 के वर्ल्ड कप में आप बाहर हो गए, आप नहीं सीखे, आपने चेंजेस नहीं की। आप होता ये था कि अभी भी जो होने जा रहा है, अब आप अजहर अली को निकाल देंगे, फिर एक नई चाल शुरू हो जाएगी और हम सारे नहीं, तो फवाद साहब, एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि अजहर अली को आप लाए कहां से? पहले 15 खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है कैप्टनसी के लिए, उसमें से 11 खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद जो प्लेइंग 11 होते हैं। आप तो अजहर अली को पता नहीं कहां से उठाकर लाए और आपने कप्तानी दे दी। अजहर अली ये कहते हैं कि हम इतना बुरा नहीं खेले। इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी। आकिब जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। आकिब जावेद साहब, ये बताइएगा कि कैप्टन जो है अजहर अली, वो ये कहते हैं कि हम इतना बुरा नहीं खेले, और दोबारा फिर उन्होंने कहा कि हम इतना बुरा नहीं खेले। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया उनमें इतनी बुरी हार के बाद? देखिए, ये जरूरी होता है। देखिए, एक तो चीज शुरू से पता थी कि जो ओडीआई की टीम है वो इंग्लैंड की बहुत बेहतर है, और पाकिस्तानी टीम पिछले 2 साल से ओडीआई या T20 में बहुत अच्छा नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। होता ये है कि जो कॉम्बिनेशन है वही जीता है, वही हारता है। ये किसी इंडिविजुअल एक कप्तान की वजह से आप जीत नहीं सकते, हार नहीं सकते। टेस्ट टीम आपकी परफेक्ट एग्जांपल देती है कि उसमें कंसिस्टेंसी है, इसलिए वो जीत रही है। बहुत पीछे 2 साल में इन्होंने रैपिड चेंजेस किए हैं, टीम सेटल नहीं है। मुझे आप यकीन करें, मुझे 11 ओडीआई या T20 प्लेयर्स के मुझे नाम तक नहीं पता। हर सीरीज, हर एक सीरीज में चेंजेस, हर एक सीरीज में नए प्लेयर लाना, इन्हें बड़ा सोच समझ के आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं आकिब। जिस तरह से हमने देखा कि 3rd ओडीआई में इमाद वसीम को नहीं खिलाया गया। अगर 2nd ओडीआई की मैं बात करूं तो उन्होंने 63 रन भी बनाए, 7 ओवर्स में 38 रन दिए सिर्फ, और 2 विकेट्स भी ली। आपके पास एक ऑलराउंडर था इमाद वसीम, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे भी रहा था। फिर 3rd ओडीआई में उसे स्किप करने की वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जब तक सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आप अपने आप को असेस करते हो, आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। और मुझे ये लगता है कि उनको ये नहीं पता कि उनकी जो टीम है उसमें उनकी स्ट्रेंथ क्या है। टीम बनाई जाती है, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देके उनसे काम लिया जाता है। तो आपकी 3 मैचेस में अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते तो ये मेन वजह ये है, और ये किसी एक का कसूर नहीं है। उसके जो भी लोग जिम्मेदार हैं पीछे, जब ये डिबेकल्स हुए वर्ल्ड कप और उससे पहले भी, तो ये एक आपका कोच होता है, एक आपका कैप्टन होता है, ये 2 लोग मिलके और एक चीफ सिलेक्टर होते हैं। 3 लोगों का काम है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना। कई दफा लोग ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, इंडिविजुअल्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उससे सोल्यूशन नहीं मिलता। सोल्यूशन ये है कि ये 3 लोग अगर आज बैठ के एक फैसला करेंगे कि ये हमारी विनिंग T20 और ओडीआई की कंपोजिशन, टीम कंपोजिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल प्लेयर्स। तो ये एक तरीके का है आगे बढ़ने का। अच्छा, आकिब साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आकिब से पूछेंगे। अच्छा, आप 3 बंदों की बात कर रहे हैं, आप सिलेक्शन कमेटी जो है उसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं? सिलेक्शन कमेटी का कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं उनसे? मैं 3 लोग जिनका नाम ले रहा हूं, उनमें एक कप्तान है, एक कोच है और एक चीफ सिलेक्टर है। इन 3 लोगों। ठीक, आकिब साहब साथ ही रहिएगा। फवाद मुस्तफा साहब, जैसे बात हुई कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, आकिब साहब ने भी जिस तरह से कहा है कि भाई आप प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस ना शेक करें, हमारे पास विनिंग कॉम्बिनेशन है। आप उमर गुल को लेकर गए, आपने सिर्फ पहला ओडीआई खिलाया। आपने इमाद वसीम की जैसे मैंने बात की, आपने उसको 2nd ओडीआई खिलाया, 3rd ओडीआई में आपने उसको स्किप कर दिया, जबकि परफॉर्मेंस भी दी। जबकि अगर बात की जाए समी असलम की, तो आपने उनको 3 मैचेस में खिलाया, उनकी परफॉर्मेंस उठाकर देख लीजिए तो 8 रन बनाए, 3rd ओडीआई में 0 पे आउट हो गए। तो ये समी असलम कैसे मौजूद है, इमाद और उमर गुल को क्यों आउट कर दिया? फिर ये मनपसंद खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशंस ये कब तक चलते रहेंगे टीम में? देखिए, इमाद वसीम तो खैर अनफिट हो गए हैं, इस वजह से वो खेले नहीं। बट बात आप जिन प्लेयर्स की भी बात करें, एक तो कॉम्बिनेशन की जो आकिब भाई बात करें वो बहुत ज़रूरी है, बट एक चीज़ हम सबको रियलाइज़ करनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट आपकी बहुत पीछे जा चुकी है।
तो ये आप जिनको भी आप नाम ले रहे हैं, आप और कोई भी बैठ के ले आए, टीम खिला दे और जीत जाए, तो पहले तो आपने अपनी क्रिकेट को उठाना है। आपने ये प्लान बनाना है 2 से 3 साल का। आप ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम नहीं करेंगे, वो क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। वही क्रिकेटर्स आके इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। आपके हार्डली, जो ऐसे मैंने पहले भी कहा था, आपका जो वनडे टूर्नामेंट होता है उसमें कोई 2 या 3 मैचेस ऐसे होते हैं जिनमें 325 से ऊपर रन बनते हैं। तो आप जब तक ये चीज अपने यहाँ तब्दीली नहीं आएगी, और नीचे ग्रास रूट लेवल से जो हमें बताया जाता था कि जी पूरी बारी लेनी है, 50 ओवर खेलने हैं, 250 रन बनाने, तो आपने वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि अब क्रिकेट जो है वो तब्दील हो चुकी है। सिंगल तो आपने हर बॉल पे लेना है, इवन अच्छे बॉल पे चौका भी मारना है आपने, और आपने पूरी बारी जरूर लेनी है, बट आपका स्ट्राइक रेट 100% 100+ होगा। तो ये सब सारी चीजें जब आप उनके जहन में डालेंगे तो वही तब्दीली आपको वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट ये एकदम से तब्दीली नहीं आएगी। वी शुड सपोर्ट मिकी आर्थर, अब नए आए हैं और लग रहा है वो चेंजेस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि जी क्रिकेट बोर्ड में भी कोई ना कोई जरूर अकाउंटेबल है, बिकॉज ये आपका मैंने कैप्टन उन्होंने लगाया था, सारे कुछ चेंजेस वो कर रहे हैं, एंड उन चेंजेस से अगर फर्क नहीं पड़ता तो वही आप बंदे हटा देते हैं 6-6, 8-8 महीने बाद, तो इसका मतलब आप बगैर सोचे समझे कप्तान बना देते हैं, बगैर सोचे समझे किसी को लगा देते हैं। तो वो भी अकाउंटेबल होने चाहिए, वो भी जवाबदेह होना चाहिए। जब तक वो आदमी जो इन सब लोगों को लगाता है वो जवाबदेह नहीं होगा, सिस्टम बेहतर नहीं होगा। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, जिसके बाद वापस आएंगे। तो एक बहुत बड़ा खतरा जो पाकिस्तान टीम के लिए है वो ये है कि अभी हम रैंकिंग में 9वें नंबर पर मौजूद है, और हमें अगर वर्ल्ड कप खेलना है, हम ये सीरीज तो हार ही गए, क्वालिफाई के लिए क्या हमें क्वालिफाइंग राउंड्स भी अब खेलना पड़ेंगे? पाकिस्तानी क्रिकेट क्या इतनी जो है बुरी हो गई है? इस पर बात करेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। खबर के साथ में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज की। वनडे इंटरनेशनल जो खेला है पाकिस्तान ने, शानदार जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद है मारूफ बॉलर अब्दुल रहमान साहब, उनसे बात करते हैं जरा, और फवाद मुस्तफा साहब भी मौजूद हैं स्टूडियोज में। अब्दुल रहमान, वहाब रियाज की बॉलिंग पर क्या कॉमेंट करेंगे? 110 रन उन्होंने दिए हैं और 10 ओवर्स के अंदर। पिछले मैच में भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, इस बार भी कोई अच्छा बॉलिंग स्पेल नहीं कराया, इंतहाई खराब कारकर्दगी। ये सही बात कह रही हैं आप, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज भी खेलता आ रहा है, ही नीडे रेस्ट। वो पिछले दोनों वनडे भी खेला, तो माय पॉइंट ऑफ व्यू के इरफान गया था कि उसको खिलाना चाहिए था। पाकिस्तान से फ्रेश गया था, डोमेस्टिक में भी T20 जो खेला उसमें भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उसको खिलाना चाहिए था, थोड़ा नया भी था उसमें। तो दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की कोई ऐसी सच ए फील्ड प्लेसिंग भी ऐसी नहीं थी कि जिधर बॉल गया उधर ही बाउंड्री है। फील्डर जैसे लगता था अवे फ्रॉम द बॉल, बहुत दूर है। तो उसमें कुछ लड़कों को जल्द ऐसे बिल्कुल ही हाथ से मैच गवा बैठे थे पहले बॉलिंग में ही, तो लगता ही नहीं था कि ये कोई ऐसी टीम लग रही है। एनर्जी लेवल बहुत डाउन था इनका, तो कोई भी ऐसा बंदा दूसरे बॉलर के पास नहीं गया, जाके डिस्कस नहीं किया। कोई भी ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि एक दूसरे से, किसी स्पिनर्स ने भी एक दूसरे से ऐसी डिस्कशन की हो कि यार बॉल इस तरफ नहीं हो रहा, किस जगह करें, कैसा प्लान करें। अगर राउंड कर रहे हैं तो ओवर करके देख लें, कुछ चेंज करें गेम को, शायद उससे मोमेंटम टूट जाए। तो ऐसा कुछ भी। अच्छा अब्दुल रहमान साहब मेरे साथ ही रहिएगा। फवाद मुस्तफा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे अब्दुल रहमान ने बात की है और उन्होंने कहा कि मोहम्मद इरफान को बुलाया गया, पीसीबी ने हंगामी बुनियादों पर मोहम्मद इरफान को भेजा, उसके बाद उनसे बॉलिंग नहीं कराई। उमर गुल ने सिर्फ पहला वनडे खेला, तो इन दोनों बॉलर्स को आखिरी मैच में इस्तेमाल क्यों नहीं, मतलब तीसरे मैच में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, जबकि आपको पता था कि आपने सीरीज बचानी है, आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, मैं आपसे सिर्फ यही बात करूंगा, आप इरफान को भी, अब अगला मैच इरफान खेल लेंगे, इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये सीरीज़ जो भी थी, आप होने से पहले भी जब बात कर रहे थे तो ज़्यादातर लोगों का कहना यही था कि आप अगर 4-1 भी हार जाते हैं तो बड़ी कामयाबी होगी। आपको अपनी क्रिकेट को सिरे से शुरू करना पड़ेगा। रहमान रेगुलर खेलते हैं, एंड उन लोगों में से हैं कि जो लोग 250 रन पे भी जब टीम मैच बचा लेती थी तो उन बॉलरों में से ये थे कि जिनका बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब क्रिकेट ओवरऑल तब्दील हो चुकी है। ये अभी भी हबीब बैंक से खेलते हैं। जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो वनडेज हम खेल रहे होते हैं वहाँ पर ये 350-300 रन नहीं बनाना शुरू करेंगे, 400-400 रन नहीं बनाना शुरू करेंगे,
आपको वो तब्दीली नज़र नहीं आएगी। आपका हमेशा से आपको बॉलर्स बचाते हुए आए, आप पिछले 4-5 साल उठा लें तो वो आपने चेंज ही नहीं किया। आपके बैट्समैन की जो अप्रोच थी वो यही थी कि किसी तरह 250 रन बना लें तो बस ये हमें बचा लेंगे। इस बार बॉलर्स ने मार खा ली, खराब बॉलिंग की, अब जितना तनकीद कर सकती करने। बिल्कुल। अच्छा अब्दुर्रहमान, हुआ क्या कि बॉलर्स हमारे हमेशा टीम में स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के तौर पर होते थे, हमें टीम से मैच से निकाल लेते थे। अब बॉलर्स भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं, क्या बॉलिंग लाइन भी बिल्कुल खत्म हो गई है पाकिस्तानी क्रिकेट में? तो इसलिए कि आपके पास अभी कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। वी हैव 2 स्पिनर्स एट द मोमेंट, उनका इतना तजुर्बा भी नहीं है। तो नमाज भी अभी उसके इतने वनडेज नहीं है। तो वो जो इंग्लैंड की साइड है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो दूसरा उनको है जब अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने मुल्क में, और उन्होंने शो भी किया कि हम अपने मुल्क में स्ट्रॉन्ग है। और उनका एक्सपीरियंस 100 वनडे, किसी के 200, किसी के 300 वनडे हैं, तो हमारे किसी के 1 है, 2 है, किसी के 5 है। ऐसा ही है, कंपेयर उनके साथ कर सकते हैं। और बैटिंग में चाहिए था हमें कि ठीक है 450 रन बन गए, लेकिन हमें चाहिए था कि 50 ओवर प्ले करते, राउंड अबाउट जितना खेल सकते, जितना भी खेल सकते, जितना मैक्सिमम कर सकते उतना करते। ये सीरीज का आखिरी मैच नहीं था, 2 वनडे अभी भी बाकी। ठीक। अच्छा फवाद, आपसे हम पता करना चाहेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पीसीबी क्या स्टेप ले? अब पीसीबी से क्या तवक्को रखते हैं कि क्या उससे? देखिए अंजुम साहब, मसला सारा ये है कि आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। आपने कम से कम 2 से 3 साल की प्लानिंग करनी है, एंड आपने अपनी जो रीजनल और डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर काम करने की ज़रूरत है। एक टूर्नामेंट होता था एक ज़माने में, विल्स कप, वो जो इतना एक स्ट्रॉन्ग और इतना बड़ा एक वनडे टूर्नामेंट होता था, उससे वहीं से आपको ये सईद अनवर, इंजमामुल हक, आप जितने बड़े नाम लेंगे उस टूर्नामेंट से निकल के आते थे। अच्छा, मुझे बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुझे फवाद साहब ये बता दीजिएगा कि हमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलने की नौबत आ गई है, या हमें क्वालिफाइंग राउंड तो नहीं खेलना पड़ेगा? देखिए मुझे तो ज़्यादातर चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। इवन आप अगर वेस्ट इंडीज से जीत भी जाते हैं, वो भी कोई इतना आसान नहीं है आपको जीतना। जैसे उसने इंडिया को अभी हराया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जीतेंगे वेस्ट इंडीज से। नहीं, आप यूएई का थोड़ा सा एडवांटेज है, बट लेकिन उतना आसान नहीं। जिस तरह से आपकी टीम खेलती हुई आ रही है और खेल तब्दील हो गया, तो आप हमारे लोगों को तैयार होना चाहिए कि बिल्कुल खेल तब्दील हो गया, वक्त बहुत कम है, मुश्किलात बढ़ती जा रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। मेरे साथ मौजूद है अंजुम रशीद साहब, हमें फोन लाइन पर ज्वाइन किया अब्दुर्रहमान साहब ने, आकिब जावेद साहब ने, और फवाद मुस्तफा साहब आप हमारे साथ कराची मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचाए। कल फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए उन्वानात के साथ, उन पर बहस करेंगे। तब तक के लिए मुझे और अंजुम रशीद साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। एक बिरयानी, चाप, मगज फ्राई, बिहारी कबाब, सब्जी और एक दाल मखनी, ऊपर मक्खन डाल के। और 7 अप। Unleash your refreshing citrus kick. Do the do. Come here and visit my world. Hear the streets, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting for you. You and me, it's all I'm looking for. Dance with me one more time. 7 Up, one out of food, I love it. 7 Up. एक बिरयानी, चाप, मगज फ्राई, बिहारी कबाब, सब्जी और एक दाल मखनी, ऊपर मक्खन डाल के। और 7 अप। शुरू हो जाओ पूरी, अब तो ग्रीन लाइन खुली है, one out of food का